का जो हमारा वेबिनार है उसका विषय है कोविड-19 का विश्व राजनीति पर प्रभाव। दिसंबर 2019 से पूर्व दुनिया कुछ अलग ही तरह से चल रही थी। किसी को आभास तक नहीं था कि एक महामारी कोरोना के नाम से आएगी और सब कुछ बदल जाएगा। आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर क्षेत्र में इस महामारी ने परिदृश्य बदल दिए हैं, चाहे वह शिक्षा हो, व्यापार हो, राजनीति हो। अगर इन सभी क्षेत्रों में बदलाव हुआ है तो ये बदलाव किस हद तक जाएगा, यह अभी कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। ये कोविड-19 के बाद दुनिया कैसी होगी, इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। इन सभी बदलावों ने दुनिया पर प्रभाव डाला है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है वो राजनीतिक प्रभाव ने डाला है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। क्योंकि राजनीति ही वो क्षेत्र है जो किसी देश की विकास और विनाश की दिशा को तय करती है। इसलिए ऐसे समय में आज की हमारी यह वेबिनार और इसका विषय राजनीति पर, विश्व राजनीति पर कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो बेहद प्रासंगिक, रेलिवेंट हो जाता है कि हम ऐसे समय में मंथन करें कि इसके क्या प्रभाव आएंगे। हमारे बीच आज इस वेबिनार के लिए जो विद्वान जन उपस्थित हैं, मैं उनका अपने और अपने महाविद्यालय की तरफ से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच जो विद्वान हैं, उपस्थित हैं, रिसोर्स पर्सन है आज के, वो हैं प्रोफेसर दिनेश कुमार शर्मा जी, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, SVS कॉलेज, गवर्नमेंट PG कॉलेज रुद्रपुर। दूसरे हमारे आज के जो रिसोर्स पर्सन हैं वो हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार जी, एसोसिएट प्रोफेसर, देवनागरी PG कॉलेज, गुलाबटी बुलंदशहर से हैं। और तीसरे हमारे आज के रिसोर्स पर्सन हैं डॉक्टर ब्रजेश जोशी जी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट PG कॉलेज, बाज, उत्तराखंड से। मैं अब आज के वेबिनार को शुरू करते हैं और मैं अब जो पहले रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर ब्रजेश कुमार जोशी जी, उनको आमंत्रित करता हूं। सर, आपका मैं परिचय देना चाहूंगा सभी श्रोताओं को। आप गवर्नमेंट PG कॉलेज बाजपुर उत्तराखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के रूप में कार्यरत थे। इससे पहले आप गवर्नमेंट PG कॉलेज चंपावत में कार्यरत थे। आपके मोर देन 10 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। आपने 50 से ज्यादा राष्ट्रीय सेमिनार्स में प्रतिभागिता की है। आपके निर्देश में PhD के लिए छात्र रजिस्टर्ड हैं और आपकी एक बुक भी राजनीति शास्त्र में अंडर पब्लिकेशन। तो आपका आज का टॉपिक है जो जिस विषय पर रोशनी डालेंगे डॉक्टर ब्रजेश जोशी जी, वो है भारतीय राजनीति पर कोविड-19 का प्रभाव। इसी के साथ मैं अपने पहले रिसोर्स पर्सन को आमंत्रित करता हूँ, डॉक्टर ब्रजेश जोशी। धन्यवाद सर। सर, आपका स्वागत है। आप शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं इस वेबिनार के आयोजक गण विवेक कॉलेज ऑफ एजुकेशन के ऑनर एवं डायरेक्टर श्री अमित गोयल जी, प्राचार्य श्री राजीव चौधरी जी और इस वेबिनार की आयोजक सचिव डॉक्टर पुष्पा जोशी जी व उनकी टीम का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने विचार रखने हेतु मंच प्रदान किया और साथ ही इस वेबिनार में आयोजित उपस्थित ऑनलाइन उपस्थित समस्त विद्वज्जनों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए वर्तमान में चीन के वुहान शहर से निकली कोविड-19 नामक ये बीमारी आज विश्व के 213 देशों में अपना पैर पसार चुकी है और पूरी दुनिया में अभी तक ताज़ा आंकड़ों के अनुसार लगभग 60 लाख लोग
इस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं, जिनमें से लगभग 3,66,000 लोग काल का ग्रास बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में इसका रूप आगे और भी विनाशकारी होने की संभावना है। रोजाना हजारों लोगों को काल का ग्रास बनाने वाला ये कोरोना वायरस संक्रमण, इसका सबसे स्पष्ट प्रभाव जो है वो पूरे विश्व की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक उथल पुथल के रूप में जो है यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और कोरोना संक्रमण से पूरी दुनिया प्रभावित हुई है। इसका असर राजनीति पर भी दिखाई पड़ रहा है। और भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो भारतीय राजनीति भी इससे किसी रूप में मतलब जो है अछूती नहीं है। और भले ही भारत के अंदर सत्ता परिवर्तन जैसी कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन अन्य तौर तरीकों से भारतीय राजनीति कोविड-19 से किसी भी प्रकार जो है अछूती नहीं है। आज भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या दिनों दिन तेजी से बढ़ रही है। आज सुबह के आंकड़े जब मैं देख रहा था तो 10 बजे तक की जो स्थिति थी उसमें इंडिया में 1,74,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं और लगभग 4,800 लोग जो हैं वो काल कवलित हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में इस संकट से निपटने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों के द्वारा युद्ध स्तर पर प्रयास जारी हैं। और कोविड-19 के कारण तमाम आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई हैं, लोग घरों में कैद होकर के रह गए हैं और हर क्षेत्र की गतिविधियों से राजनीति जो है वो किसी न किसी रूप में जुड़ी होने के कारण ये इससे जो है प्रभावित है। और भारत में पहले भी इस तरह की महामारियों का असर जो है वो राजनीति पर पड़ा है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि 1918 में स्पेनिश फ्लू नाम की एक बीमारी आई थी और ये स्पेनिश फ्लू जिसमें कि लगभग 1,80,00,000 लोग जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे, जो कि तत्कालीन जनसंख्या का 6% था। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक लेख में इस बीमारी की तुलना जो है उस स्पेनिश फ्लू से की गई है। हालांकि लेख में ये भी कहा गया है कि जितना नुकसान उस समय पर हुआ था उतना नुकसान आज नहीं होगा, वर्तमान में उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान में परिस्थितियां जो हैं वो परिवर्तित हुई हैं। तो आज जब हम देखते हैं उदारीकरण के दौर में पूरी दुनिया की सरकारों ने जिन क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों के भरोसे छोड़ दिया, ठीक है, उनमें से शिक्षा और स्वास्थ्य वो प्रमुख है। भारत में भी इस दौर में चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, सभी ने स्वास्थ्य को निजी क्षेत्र के भरोसे मतलब जो है छोड़ दिया है, यही नीति अपनाई है। और कमोबेश राज्य सरकारों ने भी इस प्रकार की नीति अपनाई है। तो हाँ, इतना जरूर है कि दिल्ली की सरकार को, दिल्ली की केजरीवाल सरकार को हम इसमें अपवाद स्वरूप मान सकते हैं। आज यदि हम देखें तो देश में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। यदि कुछ शहरों के कुछ अस्पतालों को छोड़ करके हम बात करें तो अधिकांश सरकारी अस्पताल हमारे जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनसे मरहूम हैं और यहाँ पर स्वास्थ्य संरक्षण का जिम्मा प्राइवेट सेक्टर ने ले रखा है। प्राइवेट अस्पताल इस दिशा में काम कर रहे हैं जिनकी की भूमिका वर्तमान में कोरोना लड़ाई में जो है न के बराबर है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं
ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। वो बुनियादी सुविधाएं जैसे चिकित्सक और दवाएं आदि से भी वंचित हैं, और अंततः ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी शहर के प्राइवेट अस्पतालों में ही जाना पड़ता है। तो जिनकी की भूमिका कोरोना संक्रमण से लड़ाई में नगण्य है, प्राइवेट अस्पतालों की। तो इसलिए भारत में यदि कोविड-19 विकराल रूप धारण करता है, कोविड-19 अगर वो मतलब जो है विकराल रूप धारण करता है, तो ऐसी स्थिति में आने वाले केंद्रीय और राज्य स्तर के चुनावों में आम जनता में सभी राजनीतिक दलों के साथ ये आशा करेगी, है ना, सभी राजनीतिक दलों से ये आशा करेगी कि वे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के कोई एक ठोस नीति, है ना, कोई ठोस मतलब जो है योजना लेकर के चुनावों में उतरे। और ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य सुधार जो है वो चुनावों का मुख्य मुद्दा बन जाने की संभावना है। और इसके परिणाम स्वरूप होगा क्या कि सरकारों द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को निजी अस्पतालों के छोड़े जाने, है ना, निजी अस्पतालों के भरोसे छोड़ने की नीति के स्थान पर एक उत्तम स्वास्थ्य योजना को लागू करना होगा, और स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की भूमिका जो है उसको बढ़ाने के ठोस प्रयास उनके द्वारा किए जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मोदी को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भले से ही समर्थन प्राप्त हो रहा है, लेकिन क्या है कि देश की जो खस्ताहाल सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, और जो आर्थिक मुश्किलें हैं, वो उनके सामने बड़ी चुनौतियां साबित होंगी। इस महामारी से बचाव के लिए जो मौजूदा लॉकडाउन के चलते देश भर में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों और महानगरों में लाखों लोगों की नौकरियों के चले जाने से, उद्योग धंधों के बंद हो जाने से आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। और इस आर्थिक संकट से निकलने की चुनौती जो है वो सरकार के सामने जो है मुंह बाए खड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने अपने कई बयानों में, अपने कई संबोधनों में इस संकट को, मतलब जो है संकट को अवसर में बदलने की बात कही। और ये महामारी कोविड-19 भी जो है वो केंद्र और मोदी प्रशासन के लिए वास्तव में एक मतलब जो है अवसर से कम नहीं है, किसी अवसर से कम नहीं है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर के अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन वर्तमान में कोरोना वायरस जो है वो उनके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बनकर के उभरा है। अब देखना यह है कि अगर स्थिति और ज्यादा भयावह होती है तो इसके लिए आम जनता मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराएगी, क्योंकि मोदी जी की कार्यशैली भी कुछ ऐसी है कि वो स्वयं जो है हर कामयाबी का श्रेय लेते रहे हैं। इसलिए अगर इस मोर्चे पर सरकार नाकाम होती है तो जनता की नजर में उनके खलनायक बन जाने की जो है प्रबल संभावना है। ठीक है। अब लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष है कि यदि भारत कोरोना से प्रभावी ढंग से निपटने में कामयाब रहता है, जैसा कि अभी तक जो है अन्य देशों की तुलना में यदि देखा जाए तो कोरोना पर मतलब जो है प्रभावशाली रूप से नियंत्रण भारत ने स्थापित किया है, और भविष्य में यदि इस पे वो कामयाब हो जाता है, पूर्ण नियंत्रण में कामयाब हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मोदी का कद जो है वो और भी ऊंचा हो जाएगा, और एक नायक के रूप में उनका ये उभार न केवल भारत के अंदर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उनकी एक सकारात्मक छवि को जो है का निर्माण करेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र के अलावा कोरोना का कहर जो है वो सबसे अधिक अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विनिर्माण में, सेवा के क्षेत्र में, शेयर बाजार में गिरावट और विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट से पहले जो है सुस्त भारतीय अर्थव्यवस्था,
के लिए आने वाले दिन जो है वो और भी ज्यादा कठिन हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे में आने वाले समय में राजनीतिक दलों को बहुमत प्राप्त करने के लिए, जन समर्थन को प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था सुधार हेतु ठोस उपायों को भी जनता के समक्ष रखना होगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसलिए अर्थव्यवस्था का जो बुरा हाल है वो भी प्रमुख राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। भारतीय संविधान ने जिस समृद्ध संघात्मक ढांचे का मार्ग दिखाया था, आज उस पर चलने का वक्त आ गया है। और शायद यही कारण है कि जहां प्रथम लॉकडाउन के तीसरे सप्ताह में केंद्र ने इस बात की आवश्यकता को समझा कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है या लॉकडाउन को में ढील देनी है ना, इस पर राज्यों से परामर्श कर लिया जाए। जहां की लॉकडाउन की घोषणा करते समय परामर्श नहीं किया गया था और प्रधानमंत्री का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से कई बार कई घंटों तक मिलना जो है, बात करना, विचार विमर्श करना, ये अपने आप में नई बात है। और राज्यों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स कहना, ये भी एक बड़ी बात है, वरना आज से 3 महीने पहले की यदि हम स्थिति देखें तो सब कुछ पीएम और पीएमओ में सिमट करके रह गया था। राजनेताओं की कहीं भी भूमिका नहीं दिखाई पड़ती थी। तमाम बैठकों में श्री हर्षवर्धन, श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह जी बैठते थे, लेकिन आमतौर पर जो पॉलिटिकल क्लास वो इन बैठकों से बाहर रहता था और सब कुछ जो है वो पीएम और पीएमओ तक ही सिमट कर रह गया था। कमोबेश ऐसी स्थिति राज्यों में भी थी कि सब कुछ सीएम और सीएमओ तक सिमट करके रह गया। तो मोदी मॉडल जो है वो सेंटर में तो था ही था, राज्यों में भी जो है लागू होता दिख रहा था। तो कोविड-19 का एक प्रभाव ये भी हुआ कि संघात्मक ढांचे का वास्तविक स्वरूप जो है वो दिखाई पड़ रहा है। कोविड-19 केवल मोदी और मोदी सरकार के लिए अवसर नहीं है, बल्कि विपक्षी दलों के लिए भी है। और विपक्ष की अगर हम बात करें, विपक्षी दलों की बात करें, तो वो देश हित में या मजबूरी में किसी न किसी रूप में कमजोर नजर आ रहे हैं। और कई जगहों पर विपक्ष ने उसमें जो है एक गंभीर और सहयोगात्मक विपक्ष होने का प्रमाण भी दिया है। और सभी राजनीतिक दल जो हैं वो इसे राष्ट्रीय आपदा के तौर पर देख रहे हैं। आपसी सहयोग से इस महामारी से निपटने की बात कर रहे हैं, इसका हल ढूंढ रहे हैं। और जो लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं वो भी मान रहे हैं कि ये एक राष्ट्रीय आपदा है। इस कारण विपक्षी दल जो हैं वो बहुत ज्यादा आक्रोशित होकर के सामने नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इस समय उनको लग रहा है कि सबको मिलकर के साथ लड़ना चाहिए। विपक्ष के द्वारा दलीय राजनीति से उठ करके राष्ट्रीय हित में सोचना, ये भी अपने आप में एक सकारात्मकता का परिचायक है। और एक बात और भी सामने आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो ऑनलाइन हो सकते हैं, जो कि अगर ऐसा होता है तो एक नया अनुभव होगा, लेकिन इसमें मैनिपुलेशन की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। और यहाँ ये भी सोचना है कि ये संकट कब तक रहेगा, क्योंकि वर्तमान में इसकी भविष्यवाणी करना बेईमानी सा प्रतीत होता है। और यदि ये संकट दीर्घकालिक होता है तो ऐसी स्थिति में ये भी सोचना होगा कि क्या भविष्य में बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव भी ऑनलाइन होंगे। यदि ऐसा होता है तो भारतीय राजनीति जो है वो एक नए दौर में प्रवेश करेगी। एक और पहलू, इसका जो सकारात्मक पहलू है वो ये है कि कोविड-19 संक्रमण के संकट काल में भारत दूसरे देशों को एंटी मलेरिया ड्रग्स हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन उपलब्ध करा रहा है। और यह दवा संक्रमण से निपटने में लाभदायक है।
और भारत इसके उत्पादक देशों में अग्रणी है। और मोदी जी के द्वारा अन्य देशों को इस दवा की आपूर्ति का जो वायदा किया गया, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा जो है पूरी दुनिया में हो रही है, जिससे देश की मेडिकल डिप्लोमेसी जो है वो मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री जी अक्सर सहयोगात्मक संघवाद की बात करते हैं। वो केंद्र और राज्य सरकारों को मिलाकर के टीम इंडिया की बात करते आए हैं। और कोरोना संक्रमण से लड़ाई में ये सहयोगात्मक संघवाद जो है वो आज दिखाई पड़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें आपसी समन्वय के साथ जो है इस पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर रही हैं, और भविष्य में भी इस पर नियंत्रण हो जाने के इससे होने वाले नुकसान से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को संयुक्त प्रयास करना होगा, क्योंकि इस नुकसान से निपटना न तो अकेले केंद्र के वश की बात है, न ही अकेले राज्य सरकारों के वश की बात है। तो इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को जो है एक साथ मिलकर के काम करते हुए सहयोगात्मक संघवाद के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। और अंत में मैं यही कहूंगा कि भारत ने दुनिया के कई देशों की तुलना में संक्रमण प्रसार को नियंत्रित किया है, और यदि भविष्य में भी इसे काबू करने में सफल रहता है तो वैश्विक स्तर पर ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसके साथ ही मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं, और जैसा कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अगले मुख्य वक्ता का परिचय मैंने कराना है, तो इसमें आज की इस वेबिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का परिचय आप लोगों से कराते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मेरे अग्रज डॉक्टर शर्मा जी ने अपनी उच्च शिक्षा बीएचयू से ग्रहण करने के पश्चात एक शिक्षक के रूप में अपनी यात्रा 1998 में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चंपावत से प्रारंभ की, और वर्तमान में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रुद्रपुर उत्तराखंड में राजनीति विज्ञान विभाग में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। सादा जीवन उच्च विचार वाली शैली में विश्वास रखने वाले डॉक्टर शर्मा अभी तक 40 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में प्रतिभाग कर चुके हैं, पेपर प्रेजेंट कर चुके हैं, और अभी तक 7 शोध पत्र उनके विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर शर्मा जी को अध्ययन और अध्यापन के अनुभव के साथ साथ चंपावत महाविद्यालय में दीर्घकालिक प्रशासनिक अनुभव भी है, क्योंकि उन्होंने 6 वर्ष तक चंपावत महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्य किया है। बहुत अधिक न कहते हुए मैं आज की इस वेबिनार के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे विश्व राजनीति पर कोविड-19 के प्रभाव विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। डॉक्टर शर्मा सर, धन्यवाद। हो जा रही है? बोलो। थैंक यू डॉक्टर जोशी। सबसे पहले वेबिनार को आयोजित करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद। और इसी बहाने हम लोग एक समसामयिक टॉपिक पर परिचर्चा के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। वेबिनार का टॉपिक काफी ज्यादा रेलिवेंट है, शायद इस समय सबसे ज्यादा रेलिवेंट है, जिस एक समस्या ने पूरी दुनिया को अपनी ग्रिप में ले लिया है, जिसके डाटा को अभी डॉक्टर जोशी जी ने शेयर किया था। उसकी त्रासदी को हम लोग फील कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। महत्वपूर्ण जो हम लोगों का टॉपिक है इस समय वह है वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर कोविड-19 का इफेक्ट क्या पड़ सकता है। इसमें सबसे पहले संभवतः हम लोगों को थोड़ा सा वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो नेचर एट प्रेजेंट चल रहा है उस पर एक नजर डालने की जरूरत है।
वर्ल्ड पॉलिटिक्स ट्रूली जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बनी है, माना जा सकता है कि ये 1945 का ये बात का ही डेवलपमेंट है। वजह बहुत सिंपल सी है कि 1945 के पहले बेसिकली यूरोपियन पॉलिटिक्स ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के रूप में काम करती है, क्योंकि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के कंट्रीज गुलाम थे, यूएसए इंटरेस्टेड नहीं था। इस वजह से यूरोपियन पॉलिटिक्स ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के रूप में मानी जा सकती है। 45 के बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स के स्वरूप में रेडिकल चेंज आता है, और इस रेडिकल चेंज में न केवल वर्ल्ड पॉलिटिक्स ट्रूली इंटरनेशनल बनती है, बल्कि साथ में एक दूसरी विशेषता हम लोगों के सामने आती है, जिसको हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोल्ड वॉर या बाइपोलर पॉलिटिक्स के नाम से जानते हैं। विश्व दो प्रमुख शक्तियों के धुरी के इर्द गिर्द सिमट जाता है, जिनके बीच में आइडियोलॉजिकल वैचारिकी संघर्ष अत्यंत घना था। सर्वाइवल वाज एट स्टेक, और खास बात थी कि इसमें weapons of mass destruction, that is nuclear power, उसके विभिन्न स्वरूपों का अलग अलग समय में विश्व राजनीति के पटल पर आगमन होता है। इस एक फैक्ट ने पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के नजरिए को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। 45 के पहले राष्ट्रों में हितों में टकराव होता था, सहयोग, संवाद, कंप्रोमाइज और जरूरत पड़ने पर संघर्ष एक लास्ट बट एक आवश्यक, एक नेसेसरी रास्ता जरूर था। न्यूक्लियर पावर के आगमन ने इस चीज को चेंज कर दिया। अब प्रमुख शक्तियां अपनी पूरी ताकत से आपस में टकराने की पोजीशन में नहीं थी। अगर वे टकराएंगी तो जाहिर सी बात है कि शत्रु का नाश तो होगा ही, साथ में उनका भी सर्वनाश तय था, और वह कीमत नहीं थी जिसको कि वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी कोई यूज करता है। यह प्रमुख कारण है जिसकी वजह से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन सुपर पावर्स के बीच में समाप्त हो जाता है। कोल्ड वॉर का दौर अपने विभिन्न स्टेजेस से होता हुआ 1991 तक चलता है, और सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन के पश्चात एक नए वर्ल्ड पॉलिटिक्स के स्वरूप का आगमन हमारे सामने होता है। दो महाशक्तियां थी, एक साम्यवादी रूस की थी, सोवियत संघ, जो समाप्त हो जाती है, जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो जाती है, और दूसरी महाशक्ति का वर्चस्व इसलिए स्वाभाविक रूप से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कायम हो जाता है, जिसको कि अलग अलग स्कॉलर्स एंड ऑफ आइडियोलॉजी, हिस्ट्री वगैरह वगैरह के नाम से स्पष्ट करने की कोशिश करी। दैट इज लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर, एक ऐसा मॉडल है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जिसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है, और इसलिए अब विकास की भी उसमें गुंजाइश नहीं। इसकी बातें की जाती है, फुकुयामा वगैरह इस चीज को रखते हैं सामने। 90s के दौर में अमेरिका जो एक सुपर पावर के रूप में बच जाता है, उसकी और दुनिया की जो अन्य शक्तियां थी उनके बीच में गैप बहुत ज्यादा था। दुनिया में अमेरिका के अलावा इस समय चाइना, इंडिया, रसिया, यूरोपियन पावर्स, जापान, ये शक्तियां जरूर थी, लेकिन इकोनॉमिकली, मिलिटरीली दोनों रूप से अगर हम संयुक्त रूप से देखें तो अमेरिका के सामने टिकने की पोजीशन में, उसके आसपास भी कहीं फटक नहीं पा रही। ऐसे समय में सुपर पावर, जिसमें कि ग्लोबली यू मस्ट हैव द कैपेसिटी ऑफ पावर प्रोजेक्शन, कि दुनिया के किसी भी कोने में जा करके आप अपनी
विल को क्रियान्वित कर सके, शक्ति के माध्यम से पावर प्रोजेक्ट करके कर सके, यह स्थिति केवल और केवल अमेरिका के पास थी। तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो सोवियत संघ के पास मिलिट्री पावर तो थी, अमेरिका के टक्कर में अगर नहीं भी थी, थोड़ा डाइल्यूटेड थी ड्यू टू इकोनॉमिक कोलैप्स, फिर भी उसके पास काफी 7,000 8,000 का न्यूक्लियर वीपन्स से एडवांस टेक्नोलॉजी थी। लेकिन उस एडवांस हार्ड पावर को मेंटेन करने के लिए जिस इकोनॉमिक मसल पावर की जरूरत थी वह रसिया के पास, जिसकी वजह से रसिया जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य था तो लगभग घुटनों पर आ जाता है। और 90 के दशक में अमेरिका के बादशाह को चुनौती देने वाला कोई, यह एक प्रमुख कारण है कि यूनिपोलर पॉलिटिक्स वाज द डोमिनेंट फीचर ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द लास्ट सेंचुरी। इसमें कहीं कोई शुभा की गुंजाइश नहीं दिखाई देती। लेकिन पिछले 20 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय राजनीति के कलेवर में चेंजेस दिखने लगते हैं। अन्य शक्तियों का उभार बहुत स्पष्ट रूप से हम लोगों के सामने आता है, जिसमें कि चीन, जापान, इंडिया, रसिया, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ये शक्तियां पहले की तुलना में कुछ ज्यादा शक्तिशाली होकर उभरती हैं और जो रिलेटिव एक सापेक्ष संदर्भ था इन वर्ल्ड की पावर्स के बीच में, वह गैप धीरे धीरे कम होने लगता है। यह स्थिति कुल मिलाकर के हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि यूनिपोलरिटी खत्म तो नहीं होती, लेकिन some sort of multipolarity was also arising। कुछ एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर ये झुकती हुई चली जाती, बट वन पावर वाज डोमिनेंट, दैट इज यूएसए विदाउट एनी डाउट। इस रिलेशनशिप में भी अगर हम लोग 2008 के बाद की बात करें, जो 2007-8 में इकोनॉमिक डिप्रेशन, लीमन क्राइसिस के बाद आया था, तो एक और नया फीचर सामने आता है। उस फीचर के अंतर्गत जिस डिप्रेशन ने वेस्टर्न इकोनॉमीज को बुरी तरीके से तोड़ दिया, उस क्राइसिस को चाइनीज कंट्री ने बड़ी अच्छी तरीके से टैकल किया, जिसकी वजह से उसकी प्रोग्रेस ऐसी बात है काफी तेजी से बढ़ने लगती है। और उसका परिणाम यह है कि आज की तारीख में अमेरिका अगर इकोनॉमिकली पावर नंबर 1 है, तो सेकेंड पावर चाइना। लगभग अमेरिका के एंटायर जीडीपी का दो तिहाई वो भी प्रोड्यूस कर लेता है। लगभग 18 से 20 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका है। डाटा अलग अलग सोर्सेस के हिसाब से थोड़ा सा वेरी करता रहता है, कहीं 22 मिल सकता है, कहीं 21 मिल सकता है, कहीं 20 मिल सकता है, लेकिन समझने के लिए मोटा मोटी मान सकते हैं कि 20 ट्रिलियन डॉलर के आसपास अमेरिका की इकोनॉमिक जीडीपी है। उसकी तुलना में अगर हम चाइना को देखते हैं तो 12-13 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। यह ग्रॉस जीडीपी की बात हो रही है। लेकिन जब हम लोग इसको पीपीपी में कन्वर्ट कर देते हैं, परचेसिंग पावर मोड की टेक्नोलॉजी में देखने की कोशिश करते हैं, तो इक्वेशन चेंज हो जाती है। इन दैट कंडीशन चाइना बिकम्स नंबर 1 इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड। नंबर 1 दुनिया में शक्ति के रूप में वो उभरता है। लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर पीपीपी के आधार पर। अमेरिका वुड रिमेन सेम एट 20 ट्रिलियन डॉलर। यह एक स्थिति आती है, अर्थात देयर इज ए पावर जो कि अमेरिका को इकोनॉमिकली चैलेंज करने की पोजीशन में आ चुका है। तो मूड पॉइंट इज कि अमेरिका की पावर का आधार क्या है। 45 के पहले तक अमेरिका मोटा मोटी पॉलिसी ऑफ स्प्लेंडेड आइसोलेशन की फॉरेन पॉलिसी पे चलता था कि हमारे यहाँ घर में ही करने के लिए बहुत कुछ है, हमें 4000 मील दूर जाकर के यूरोपियन अफेयर्स में फंसने की जरूरत नहीं है। और वो अपना अंदरूनी विकास करता रहता है, गाये बगाए कभी कभी अंदर पड़ता है, इंटरफेयर करता है, लेकिन ये ऐसी कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं थी। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंटरफेयर होने करने का उसके पास कोई रीजन ही नहीं।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की जो स्थितियां हैं वह लेकिन थोड़ा सा अलग। दोनों कंडीशन में अमेरिका को इंटरफेयर करना पड़ता है। और 45 के बाद जो एक नया खतरा सामने आता है, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के डोमिनेंस का एक खतरा जो दिखाई देता है सोवियत संघ की लीडरशिप में, उसके चलते अमेरिका के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था। अमेरिका को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंटरवीन करना ही करना था, रादर लीड लेना था। अगर अमेरिका इस रोल को न निभाता तो सोवियत संघ अपनी कन्वेंशनल वेपनरी और जिस पावर के रूप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उभरती है, वह यूरोप को स्वीप करने की पूरी पोजीशन में थी। और यूरोप के स्वीप होने का मतलब था डेमोक्रेटिक लिबरल जो मॉडल है, कैपिटलिस्ट मॉडल है, उसकी हार जा। प्रकारांतर से यह अमेरिका की भी हार थी, क्योंकि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का जो मार्क्स का मोटिव था वह किसी एक मुल्क की बात ही नहीं थी। इसमें वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, नथिंग टू लूज बट चेन्स ऑफ स्लेवरी एंड एक्सप्लॉयटेशन। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, दुनिया के मजदूर एक हो जाए, पूरी दुनिया में साम्यवाद की स्थापना कर। इस स्लोगन के आधार पर जो आइडियोलॉजी का मैनिफेस्टेशन है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट मॉडल को खतरा था। अमेरिका ने इन परिस्थितियों में अपने रोल को बखूबी निभाया। वो वेस्टर्न यूरोप, टर्की, यूनान, इन कंट्रीज की मदद के लिए सामने भी आता है और साथ में साम्यवादी खतरे को रोकने के लिए वो अपनी अग्रणी भूमिका को भी निभाने की कोशिश करता है। इस अग्रणी भूमिका को निभाने के साथ ही 45 के बाद के जगत के स्वरूप को तय करने की भी चर्चा होती है, जिसमें कि यूएनओ along with its allied agencies वो सामने आती है। एक महत्वपूर्ण मसला इसमें इकोनॉमिक डाइमेंशन को लेकर के है। इकोनॉमिकली वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस के रूप में भी हम लोग जानते हैं, उस रूप में इकोनॉमिक रिलेशंस को रीडिफाइन करने की कोशिश की गई और मुल्कों के बीच में इंटरेक्शन होगा, ट्रेड होगा, तो जाहिर सी बात है कि विकास हर जगह का हो सकेगा। और जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी सभी को मिलेगी तो सभी का कल्याण भी होगा, पीस के लिए परिस्थितियां भी बनेंगी, हिंसा वॉर के लिए गुंजाइश भी कम रहेगी। इस मॉडल के तहत अमेरिकन डॉलर उसको गोल्ड के साथ अटैच किया गया और फिक्स्ड रेट तय किया गया। लेकिन 71 के आसपास आते आते ड्यू टू वेरियस रीजंस लाइक वियतनाम, बर्जनिंग डेफिसिट, अमेरिका इस पोजीशन में नहीं था कि वह गोल्ड में कन्वर्ट करने के अपने कमिटमेंट को पूरा कर सके और यहीं से वह डॉलर को डीलिंग कर देता है गोल्ड के साथ। It was a major jolt to the Bretton Woods philosophy of economy. अभी तक मुल्कों को भरोसा था कि हम डॉलर रखेंगे तो इट इज बैक्ड बाय द गोल्ड विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इसलिए ट्रेड करना नॉट बैड। अगर हमें डॉलर मिलता है तो उसके जरिए उसकी मान्यता हर जगह है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अमेरिका ने डीलिंग कर दिया। अमेरिका में ने डीलिंग किया अर्थात वो डॉलर की वैल्यू पर चोट पहुंच सकती थी। लेकिन इसी समय अमेरिका ने एक दूसरा कार्ड खेला जिससे कि प्रैक्टिकली डॉलर का डोमिनेंस मेंटेन रहा। अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के साथ पैक्ट किया जिसके तहत ऑयल प्राइसेस को डॉलर के अगेंस्ट
फिक्स करने की बात की गई। और इस वजह से चूंकि ऑयल इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी कैरियर जिसके बिना विकास सोचा भी नहीं जा सकता, इस नाते डॉलर की बादशाहत बनी रही है। आज की तारीख में 60 to 70% जो ट्रेड है, जो बैंक्स की रिजर्व करेंसीज हैं, वो मेंटेन होती हैं डॉलर की। अमेरिका का जो डोमिनेंस है उसके पीछे एक बहुत प्रमुख कारण है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वह है अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में जो पकड़ है वह बहुत ज्यादा है। एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लोग लें तो आज की तारीख में जो कुछ भी हम लोग देख या सोच पाते हैं उससे कहीं एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम अमेरिका में चलता रहता है। आज की तारीख में वीपनरी के खेल में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होता है, रडार की पकड़ में नहीं आता है, वो लेटेस्ट एडवांसमेंट है आज की तारीख। लेकिन अमेरिका ने इस वीपन का इस्तेमाल अभी से लगभग 20-22 साल पहले किया था और पिछले 15 साल से तो वो इस्तेमाल कर रहा है। जब तक हम कुछ सोचते हैं तब तक वो उन चीजों को पूरा करके अगली स्टेज की बात सोचने लगता है। यहाँ इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम, ये दो प्रमुख पाए हैं जिसकी वजह से अमेरिका की बादशाहत हेलो हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं? हेलो शर्मा सर, सुन पा रहे हैं मुझे? शर्मा सर की आवाज नहीं आ रही है सर। शर्मा सर का शायद नेट चला गया। हेलो सर, आप अपने आप को म्यूट हाँ कर आवाज आ रही है? आ रही। हाँ थैंक यू। हम लोगों की चर्चा ये हो रही थी कि अमेरिका के वर्चस्व को तोड़ने की कौन कंट्री इस पोजीशन में है और आगे चल करके वर्ल्ड सिनेरियो और पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या बन सकता है। हम लोगों की चर्चा ये हो रही थी कि जो नियरेस्ट पावर इकोनॉमिकली है वह चाइना है। चाइना की अगर हम लोग बात करते हैं तो चाइना दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और इस लंबे विकास क्रम में चाइना की बहुत सारी उपलब्धियां भी रही हैं। इन्हीं उपलब्धियों और इतिहास के क्रम में एक कॉन्सेप्ट आता है उसका, और उसको हम लोग द कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल किंगडम के नाम से जानते हैं। मिडिल किंगडम का कॉन्सेप्ट का संक्षेप है कि चाइना इज इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। वह सिविलाइजेशन है, वह लाइट है, वह लीडर है, और वह अन्य जिन लोगों से घिरा हुआ है वह डार्कनेस है, डार्क फोर्सेस है, अनसिविलाइज्ड पर्संस है, और
नेग्लिजिबल फैक्टर्स हैं, अर्थात उनसे रास्ता पूछने की बजाय उनको रास्ता दिखाने की जरूरत है। अर्थात लीडरशिप मस्ट कम फ्रॉम चाइना. दिस इज इन वेरी ब्रीफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल और मिडिल किंगडम. चाइना का यह जो इतिहास है और जो उसकी समृद्धि है वो वास्तव में काबिल तारीफ. अभी से लगभग 200-250 साल पहले तक ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी जीडीपी का प्रोडक्शन होता था उसमें से लगभग 30-40% चाइना अकेले प्रोड्यूस करता था. ये हमें इतिहास में डाटा के जरिए मिलता है. वह चाइना अचानक कमजोर पड़ जाता है. उस कमजोरी के पीछे यूरोपियन पावर्स एज वेल एज जापान और यूएसए, ये प्रमुख शक्तियां हैं जो अपने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए चाइना में एंट्री करती हैं. चाइनीज पावर को झुकाती हैं, जरूरत पड़ने पे युद्ध करती हैं, उन्हें सरेंडर करने की मजबूर करती हैं और साथ में मैक्सिमम इकोनॉमिक कंसेशंस अपने राइट्स और प्रिविलेजेस को मेंटेन करने के लिए, बचाने के लिए करती है. कहने को औपचारिक रूप से चाइना में राज की शक्ति थी चाइनीज के पास, लेकिन इफेक्टिवली इट वाज नॉट कंट्रोल्ड बाय देम. उनका नियंत्रण था. ब्रिटेन ने तो यहां तक कि अफीम के जरिए अफीम की का ट्रेड कर सके इसके लिए चाइना पे युद्ध थोपा, उसके अपमानजनक शर्तों पर आने के लिए मजबूर किया और शोषण बदस्तूर चलता रहा. वहां से लेकर के ये 1839 टू 1841-42 की बात है, जब फर्स्ट ओपियम वार वाज फॉट. तब से लेकर के लगभग 110 साल के इतिहास में चाइना एक कम्युनिस्ट चाइना के रूप में उभरता है. इसकी हिस्ट्री को बहुत ब्रीफ में अगर हम लोग खींचे तो वेस्टर्न कॉलोनियल पावर के खिलाफ बॉक्सर रिबेलियन आती है अराउंड 1900, जिसमें कि वहां के जो लोकल बाशिंदे थे वो विरोध करते हैं, नेशनलिज्म उभरता है और एट द सेम टाइम वहां पे कम्युनिस्ट फोर्सेस का अभ्युदय होता है. और यह कम्युनिस्ट फोर्स अल्टीमेटली 1949 में कम्युनिस्ट चाइना को बनाने में सफल हो जाती है अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ जेडोंग. एक कम्युनिस्ट कंट्री होने के नाते बहुत स्वाभाविक था कि वह सोवियत ब्लॉक का हिस्सा थी, नो प्रॉब्लम. लेकिन जिस चीज की अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल और मिडिल किंगडम, उसका मतलब ये था कि आई एम सेकंड टू नन, आई एम द लीडर, नॉट यू. आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो यू. हम आपको नहीं फॉलो, यू वुड फॉलो मी. और यह चीज हम लोगों को बहुत जल्दी दिखाई देती, जबकि स्टालिन के बाद क्रुश्चेव, निकिता क्रुश्चेव सोवियत संघ की लीडरशिप संभालते हैं और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, दैट इज कि कम्युनिज्म एंड डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट मॉडल कैन गो साइमल्टेनियसली. जब वह इस चीज को देते हैं वहीं पर फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है कम्युनिस्ट चाइना और रसिया, सोवियत संघ के बीच में. न्यूक्लियर पावर जब स्टालिन देने को मना कर देता है माओ को, माओ वंस अगेन बहुत 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 ज्यादा नाराज, बहुत गुस्सा करता है. एनीवे, यह जो लीडरशिप का क्लैश, यह धीरे धीरे दोनों को इस मुकाम पे ला देता है. 69 आते आते दोनों के बीच में उसूरी नदी पर झड़प भी स्टार्ट हो जाती है, संघर्ष. इन परिस्थितियों में अमेरिका को बहुत अच्छा सा एक तरीका मिल जाता है कि सोवियत ब्लॉक को किस तरीके से हम कमजोर कर सकते हैं, और वो चाइना के साथ अपने संबंध को सुधारना चाहता है. कि डिप्लोमेसी आती है, पाकिस्तान का रोल आता है और धीरे धीरे सोवियत ब्लॉक में इंटरनल डिविजन्स की जो गैप्स हैं ज्यादा होते चले जाते हैं और चाइना और सोवियत संघ के बीच नजदीकियां बढ़ती चली जाती है. इसमें आगे चल करके डेंग के नेतृत्व में वो इकोनॉमिक ओपननेस की भी पॉलिसी लाते हैं, जिससे वहां डेवलपमेंट की ग्रोथ रेट भी बढ़ने लगती है. ये ब्रीफ में चाइनीज लीडरशिप
के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? जो सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हुआ उसके बाद। अगर सोवियत संघ डिसइंटीग्रेट कर सकता है, जो कि अमेरिका को पैरेलल है, पॉलिटिकल, मिलिट्रीली, इकोनॉमिकली एक मॉडल देने की पोजीशन में था, तो हम भी तो टूट सकते हैं। दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर चाइनीज लीडर्स। इस कारण से चाइना इसी मर्ज की इलाज को खोजने की कोशिश करता है, और वो जो इलाज खोजता है, जो कारण ढूंढता है इस प्रॉब्लम का, सोवियत संघ की डिसइंटीग्रेशन, वह था कि इकोनॉमिकली अपने को मजबूत करना फर्स्ट। आइडियोलॉजी स्टैग्नेंट नहीं होती, इट कैन चेंज इफ देयर इज ए नीड। अगर जरूरत है तो आइडियोलॉजी चेंज करो, बी प्रैग्मेटिक, ये फंडामेंटल फिलोसफी। और यहीं पर या देंग के साथ भी मान सकते हैं कि चाइनीज लीडरशिप काफी हद तक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो बेसिक्स है उनको काफी हद तक रिजेक्ट करने लगती है। इसका उसे फायदा ही मिलता है, ग्रोथ रेट बहुत बढ़िया बनती है, 8%, 10%। और आने वाले समय में, जैसा भी हम लोग बात कर रहे थे, कि इस समय वो इस पोजीशन में है कि अमेरिका की इकोनॉमिक पावर को चैलेंज करने की बराबर आ चुका है। प्रश्न उठता है कि चाइना की यह पोजीशन कैसे इकोनॉमिकली डेवलप करेगी। चाइना के पास इकोनॉमिक एक्सपेंशन के साथ ही ग्लोबल पावर स्टेटस हासिल करने का भी चैलेंज बहुत स्पष्ट रूप से रहा। अलग अलग लीडरशिप इसको अलग अलग रूप में देखते रहे, वो अलग चीज। डेंग सब्ड्यूड आदमी थे, वो बहुत ज्यादा आउटस्पोकन नहीं थे, जिनताओ भी नहीं थे, लेकिन 13 से जिनपिंग के नेतृत्व में यह जो चाइनीज लीडरशिप है, यह मच मोर एग्रेसिव, डोमिनेट, उसको अपनी इकोनॉमिक मसल पावर कैसा आता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने अपना गोल डिक्लेयर कर रखा है कि आने वाले समय में वी हैव टू अचीव द स्टेटस ऑफ ग्लोबल पावर। इस चीज को हासिल करने के लिए इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली और पॉलिटिकली तीनों रूप में आपका वर्चस्व कायम होना चाहिए। अब इकोनॉमिकली जो चाइना ने अपना तरीका अख्तियार किया, वह था उसने इन्वेस्टमेंट के जरिए पहले अफ्रीका को कंट्रोल करना शुरू किया। वहां इन्वेस्ट करो, अर्न करो, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करो, अपना प्रभाव बढ़ाओ, इकोनॉमिकली भी आप गेन करो। जिनपिंग के नेतृत्व में जो फंडामेंटल चेंज आया है, उसको हम लोग BRI के नाम से जानते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, या फिर सिल्क रूट, अलग अलग नामों से कहते हैं, अलग अलग जगह। लेकिन ओवरऑल ये BRI के ही अंदर सारी चीज 16 के बाद समाहित हो गई। अब यह जो BRI का कॉन्सेप्ट है, यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर बेस्ड है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के आधार पर उसने लगभग 70 कंट्रीज के साथ कनेक्शन स्थापित किए हैं, और जिसके जरिए वो ऑल ओवर द वर्ल्ड चाइनीज इन्फ्लुएंस और इकोनॉमिक पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एट द सेम टाइम चाइना इस पर भी कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से डॉलर के वर्चस्व को कम किया जा सकता है। डॉलर के वर्चस्व को कम करने के साथ ही वो अन्य मोर्चे पे भी अमेरिका के पैरेलल लीडरशिप को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, उसको हम लोग आगे देखने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिकली चाइना डॉलर को रिप्लेस करना चाहता है। इस क्रम में वो इंस्टीट्यूशन भी पैरेलल खड़ा करना चाह रहा है। जैसे हम लोग जानते हैं कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक $100 बिलियन की सहायता से क्रिएट किया गया, जो कि लगभग वर्ल्ड बैंक की आधा अमाउंट है, जिसमें कि डोमिनेंस जाहिर सी बात है चाइना का है। अब यह इंस्टीट्यूशन एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन, पैरेलल टू वर्ल्ड बैंक एंड IMF, अर्थात IMF और वर्ल्ड बैंक, जो कि एक चाइनीज परसेप्शन में आती एक तरीका है वेस्टर्न, जापानीज, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन हेजिमोनी को
इम्पोज करने का, उसका अल्टरनेट हम लोग खड़ा कर सकते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज। इसी प्रकार से चाइना रसिया के साथ एनर्जी डील साइन करता है, लोकल करेंसी में करता है, अर्थात देयर इज नो नीड ऑफ डॉलर। डॉलर की डोमिनेंस को और भी तरीके हैं जिनसे की कमजोरी मिल रही है। ईरान के ऊपर जिस समय अमेरिका इम्पोज सैंक्शन करना चाहता है, यूरोपियन पावर्स नहीं एग्री कर पा रही हैं उस लेवल पर तक जाने के लिए, इसीलिए वह अल्टरनेट मैकेनिज्म के जरिए ट्रेड करना चाह रही हैं जिसमें डॉलर का रोल नहीं हो सकता। अर्थात इकोनॉमिकली एक पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट करना जिसमें कि अमेरिकन डोमिनेंस के आधार को चैलेंज करके एक दूसरा मॉडल खड़ा कर सके, ऐसी कुछ जाहिर बात है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं चाइना के सामने, और बड़े चैलेंजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनली चाइना एक स्टेबल कंट्री नहीं। जिंगजियांग प्रोविंस की हम लोग बात जानते हैं, जहां पर उइगर रिबेलियंस सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से मिलना चाहते हैं, जिसके आधार पर, जिसके कारणों से वहां पे काफी हद तक सप्रेस किया जा रहा है लोकल उइगर रिबेलियंस को, और यह ह्यूमन राइट्स की केस में भी काफी मुद्दा बनता रहा है। लेकिन कुल मिला के अशांत है वहां, डिसइंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है, एटलीस्ट देयर इज चैलेंज ऑफ सेशनिज्म। तिब्बत ऑलरेडी जलता रहा है, अभी से नहीं, बहुत पहले से 49 ऑनवर्ड्स ही चलता रहा है। अनदर प्रॉब्लम वहां पर आती है। नेक्स्ट, चाइना के सामने जो प्रॉब्लम है वह है हांगकांग की। 97 में ब्रिटेन का जिस समय ब्रिटेन की लीज खत्म होती है ना, का हिस्सा बनता है हांगकांग, डेफिनेटली बनता है। लेकिन हांगकांग की पूरी ट्रेनिंग हुई है डेमोक्रेटिक ओपन एटमॉस्फेयर में। तो उस समय चाइना ने ठीक है एक्सेप्ट कूल कर लिया कि हाँ ठीक है, वन कंट्री टू सिस्टम कैन गो साइमल्टेनियस, चल सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन व्हाट अभी क्या स्थिति है? अभी लेटर जो चाइनीज मेजर्स है वह हांगकांग के इस ओपननेस को, फ्रीडम को कर्टेल करना चाहते हैं, और ये एक प्रमुख टसल बनने जा रहा है इस समय अमेरिका और चाइना के बीच। लाइकवाइज ताइवान इज आल्सो थ्रेट, जिसके इंडिपेंडेंट वजूद को चाइना ने अभी तक कबूल नहीं किया है। उसकी पॉलिसी है वन चाइना वन नेशन, तो इंडिपेंडेंट ताइवान का अस्तित्व कैसे हो सकता है? लेकिन these two countries are backed by US, जो कि प्रमुख एक्चुअल। और नेक्स्ट एक, चाइना आफ्टर ऑल इज एन अथॉरिटेरियन कंट्री, जिसमें की फ्रीडम, ओपननेस, लिबर्टी कोई गुंजाइश नहीं। क्लोज सिस्टम में सारे रिसोर्सेस, सारी पावर पर जो पकड़ होती है वह लीडरशिप, और वह लीडरशिप ऐसा कोई भी काम जिससे उसकी छवि खराब होती है उसको सप्रेस कर देती है, और अपनी चीजों को, अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने की मंशा रखती है और करती है। अर्थात वो अपने ट्रबल्स को ओपन नहीं करती, डायग्नोस नहीं करती, और जहां तक उसे बचाने की कोशिश करती है। इसका लेटेस्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं वुहान क्राइसिस के संदर्भ में। जब शुरू में क्राइसिस आई तो इट ट्राइड टू कंसील इट, चाइना ने उसको छिपाने की कोशिश करी, कुछ नहीं, आदमी में नहीं फैलता, ऐसा है वैसा, छोटा मोटा। लेकिन जब चीजें हाथ से निकल गई तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। यह चीज ऐसी है जो कि सोवियत संघ को ले डूबती है। सोवियत संघ के अंदर का जो कुछ भी दिक्कतें थी, ऐसा नहीं कि रातों रात उभर गई, सिस्टम वाज मैल फंक्शनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। ब्रेजनेव ने देखा, सॉरी गोरबाचेव ने देखा, गोरबाचेव को क्राइसिस का अंदाजा नहीं था कि कितनी डीप रूटेड है। उसे लग रहा था छोटी मोटी प्रॉब्लम है, नट बोल्ट ढीले हुए हैं, कर देंगे, ठीक हो जाएगा, गाड़ी अपनी बढ़िया चलती। लेकिन जब नट बोल्ट का सेट पता चला कि रिम खराब है, एक्सेल खराब है, और डिसइंटीग्रेट कर जाती है। दिस इज ए थ्रेट। यह एक ऐसी चीज है जो कि अगर चाइनीज अपने इंस्टीट्यूशनलाइजेशन
और अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पे पूरा ध्यान नहीं देते हैं, तो जिस समय भी ये प्रॉब्लम आएगी, देयर में बी अ थ्रेट टू द चाइनीज गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम। नेक्स्ट इसी में जो चीज एक शेयर करने लगा है वह है कि चाइनीज मॉडल की विशेषता है कि वह आदमी की मटेरियल नीड्स को पूरा करना चाहती है, लेकिन मेंटल इंटेलेक्चुअल नीड्स जो फ्रीडम रिलेटेड है उस पर ध्यान नहीं देती। लेकिन ह्यूमन लाइफ और सोशल लाइफ इज एन ऑर्गेनिक होल, और इस ऑर्गेनिक होल के चलते वन ऑर्गन अफेक्ट्स अनदर। इसलिए अगर वहां पर इकोनॉमिकली एक वेल ऑफ क्लास उभरता है तो उसकी नेक्स्ट डिमांड पॉलिटिकल फ्रीडम की हो सकती है। दैट टाइम चाइना वंस अगेन अपने सिस्टम पे थ्रेट मिल सकता है। दीज आर द चैलेंजेस फॉर चाइना। कोविड-19 के संदर्भ में जो भी चीजें हम लोग चाइना की बात कर रहे हैं वह चाइना को आगे फेस करनी पड़ सकती है। अब आने वाले समय में चाइना के सामने कुछ चैलेंजेस पोस्ट कोविड-19 क्राइसिस चलती आने जा रहा है। जितना इन्वेस्टमेंट बड़ी बड़ी कंपनीज ने हमें चाइना में कर रखा था, आज की तारीख में वो लोग अल्टरनेटिव तलाश कर रहे हैं, और अल्टरनेटिव अगर वहां से मनी निकाल करके दूसरी जगह लगाते हैं तो जाहिर सी बात है वहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रभावित हो सकता है। ऐसे केस में वियतनाम या इंडिया, इन कंट्रीज को फायदा हो सकता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरने का इनके सामने मौका मिलेगा। और यह जब मौका मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि चाइना के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि चाइना हैज बीन वर्किंग एज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वर्ल्ड दुनिया में। साथ में जिस BRI की हम लोग बात कर रहे हैं, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, चाइनीज असिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट स्कीम्स की बात कर रहे हैं, दे आर ऑल विथ दिस थिंग। जिन टर्म्स पे चाइनीज साइन करते हैं दे आर मोस्टली नॉट मेड ओपन, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं, ओपन नहीं होती हैं, और मोस्टली वो किसी असेट के, जिसका परिणाम क्या है कि चाहे अगर श्रीलंका रीपे करने की पोजीशन में नहीं है तो हमन टोटा देना पड़ता है बंदर का। दिस इज ए न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनिज्म और इंपीरियलिज्म, एक नया खतरा है। लेकिन यह चीज धीरे धीरे और लोगों को दिखने लगी। इस नाते आने वाले समय में चाइनीज अपना कार्ड कितना बेहतरी से खेल सकेंगे और उसको काउंटर कितना बेहतरी से कर सकेंगे, इस पे चीजें डिपेंड करेंगी। इसी पावर इक्वेशन के संदर्भ में एक चीज और थोड़ी सी रिलेवेंट लगती है कि चाइना का ग्रोथ तो बहुत ऑब्वियस सा दिखता रहा टिल सो फार, लेकिन देयर हैज बीन ए रिलेटिव डिक्लाइन इन अमेरिका। अमेरिका की क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी डाउटफुल हो गई। ट्रम्प के आने के बाद 3 साल के भीतर वो 5 एग्रीमेंट्स में पीछे हट गया, साइन करने के बाद पीछे हट जा रहा है। TPP है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, यूनेस्को है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, कोई ना कोई एलिगेशन लगाता है, वो इनसे पीछे हट जा रहा है। अब ये जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है ये भरा कैसे जाएगा? इसको भरने के लिए नेक्स्ट दावेदार जाहिर सी बात है चाइना है, लेकिन चाइना खुद ही कटघरे में खड़ा है। ड्यू टू द फैक्टर वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, उसकी अपनी रेपुटेशन ही डाउटफुल, और दूसरे उसकी इंटरनल जो ट्रबल्स है, इसके चलते वह कितना इस ग्लोबल रोल को प्ले कर पाएगा तो डाउट। अपने सेंट्रल किंगडम के कॉन्सेप्ट के साथ ये तो बड़ा ओपनली कर देता है भैया दिस इज माय रीजन, एशिया पैसिफिक का ये जो रीजन है, आई एम द रीजनल सुपर पावर, देयर इज नो रोल फॉर एनी अदर कंट्री। नहीं, दूसरी कंट्री की ये यहाँ पे कोई भूमिका नहीं, साउथ चाइना की मेरा, ईस्ट ये सब मेरा है। इस एग्रेशन से डाउट्स क्रिएट होते हैं, और वह एग्रेशन जिनपिंग के अंतर्गत
जो उसके डिप्लोमेट्स की एक नई लैंग्वेज आजकल चली है, वॉल्फ वेरियर डिप्लोमेसी, उसको अगर आप देखें तो बड़ा क्लियर हो जाता है कि वो हमेशा वो मुठभेड़ की मुद्रा में आ जाता है। वो चाहे न्यूज़पेपर कोई कुछ कर रहा हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन आरोप लगा रहा है, वो तुरंत एग्रेशन और कम्बेटिस्टिक मोड में आकर लड़ाई में आ जा रहा है। और चाइना में हीरो बन रहा है, अल्ट्रा नेशनलिज्म की चलते, लेकिन औरों के मन डाउट किया। यही काम हिटलर वगैरह ने किया था। इस नाते उस गैप को भरने के लिए चाइनीज कितना रोल प्ले कर पाएंगे, इट इज a lot of doubt. What may be the next impact, क्या हो सकता है इन दैट कंडीशन? हमारे परिषद इस समय की परिस्थिति में अमेरिका डिक्लाइनिंग और एट बेस्ट स्टैग्नेंट, चाइना राइजिंग बट a lot of problems, यूएन या उसकी जो अलाइड एजेंसीज हैं वो 45 के प्रिज्म से चीजों को देखने की कोशिश करती हैं। दुनिया बदल चुकी है, रिस्ट्रक्चरिंग की नहीं है। अनदर प्रॉब्लम इन सच ए सिनेरियो, ऐसा लगता है कि देयर मे बी an emergence of a group of powers like India, Japan, Germany, maybe South Africa, or 5 or 6 powers, जो इस रोल को भरने की पोजीशन में आ सकती है। दिस मे बी द न्यू चेंज इन द वर्ल्ड सिनेरियो इन द कमिंग टाइम, उसमें हो सकता है। तो यह तुरंत हो जाएगा ये जस्ट संभव नहीं, लेकिन लेटर और सुनर चीजें इस ओर मूव करेंगी, क्योंकि इन कंट्रीज की ओवरऑल रेपुटेशन, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी सभी वेलकम है। और सबसे बड़ी चीज है कि दे आर नॉट बीइंग सीन एज ए थ्रेट। चाइना के इमरजेंस को लोग थ्रेट के रूप में देखते हैं। एक स्टडी आई थी प्यू रिसर्च सेंटर की, उसमें 2/3 अमेरिकन ने हमें चाइना को अनफेवरेबली देखा। और जिस दिन ये रिपोर्ट सबमिट हुई थी उसी दिन इंडिया में फेसबुक ने 5.6 और $7 बिलियन इन्वेस्ट करके रिलायंस के जियो में इन्वेस्ट किया। दीज आर टू कंट्रास्ट। एक जगह 2/3 को रिजेक्ट कर रहे हैं, एक जगह 5.67 बिलियन डॉलर एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दिस इज हाउ द वर्ल्ड व्यूज यू, कैसे आपको परसीव कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट चीज जो हम लोग बात कर सकते हैं इसमें कि आने वाले समय में वी मे सी a reversal of the process of globalization. Globalization can be seen as the free flow of man, material, services, finance, technology. Deregulation of national governments, free flow, unregulation वगैरह वगैरह रूप में देख सकते हैं। लेकिन ultimately what has happened in the wake of this crisis, इस क्राइसिस में अल्टीमेटली हम लोगों ने नेशनल गवर्नमेंट को ही एम्पावर किया और उसी पर रिलाई करके हम लोग अपनी क्राइसिस को बचाने की कोशिश करें, सभी लोग, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्री। अब ग्लोबलाइजेशन का जो लॉजिक है, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन वो अपने अंदर खोजती रहती है। इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं, इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है तो करना क्यों पड़ रहा है? या तो सिस्टम इतना सक्षम हो जो अपनी क्राइसिस को देख सके, या तो अल्टरनेटिव ढूंढने पड़े। सो ये क्राइसिस यही मैसेज देती है कि अल्टीमेटली इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वी हैव टू फॉल बैक ऑन द बेसिक प्रेमाइसेस ऑफ अ रियलिस्टिक प्रिंसिपल। उसी पे हम लोगों को अल्टीमेटली जाना पड़ता है। सो दैट ट्रेंड may strengthen in the times to come. ग्लोबलाइजेशन यह असर इसका आ सकता है और एट द सेम टाइम नेशनल गवर्नमेंट ज्यादा एम्पावर होकर के भी सामने आएंगे।
नेक्स्ट चीज एक जो सामने दिखती है वह यूरोप के केस में दिखती है। यूरोपियन इंटीग्रेशन हैज बीन द बेस्ट मॉडल ऑफ इंटीग्रेशन सो फार। अभी तक उसकी ज्यादा डेवलपमेंट किसी ने किया नहीं, लेकिन कोरोना क्राइसिस पे, कोरोना क्राइसिस में ईयू ने नहीं किसी खेल पर, एवरी कंट्री हैज वर्कड ऑन हिज ओन, सभी कंट्रीज ने अपने से काम किया है। अब यह एक ऐसी चीज है जो कि हो सकता है कि आने वाले समय एक लीनर एक फ्यू कंट्रीज का जो ज्यादा कोहेरेंट हो, वो शायद वहां पे लीडरशिप ले ले और वो आगे चल करके फिर ईयू की बागडोर को संभालने की कोशिश करे। So these factors in the times to come, आने वाले समय में वर्क, और एक दूसरे नजरिए से अगर देखें तो अधिकांश मुल्क परेशान है, इंडिया भी परेशान है, लेकिन यह क्राइसिस हम लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर हम लोगों ने अपनी पॉलिसीज थोड़ा सा ठीक से रीस्ट्रक्चर कर लिया तो शायद हम लोग चाइना के एक अल्टरनेट मॉडल यहाँ पर बन सकते हैं, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह हैं जिनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, उसके लिए इंडिया में भी बेटर ऑप्शन। ओके, thank you very much for giving me an opportunity to share my views on the impact of COVID-19 on world politics. Thank you. हेलो। हाँ, धन्यवाद सर, आपके इस ज्ञान से परिपूर्ण व्याख्यान के लिए हम हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। सर, आपने बड़े विस्तार से हमें बहुत ही उपयोगी बातों के बारे में बताया। आपने अपना व्याख्यान ही प्रारंभ किया 1945 की वर्ल्ड पॉलिटिक्स जहाँ से प्रारंभ होती है तब से, उसमें आपने कोई भी पहलू नहीं छोड़ा, चाहे वो कोल्ड वॉर की बात थी, न्यूक्लियर वेपन्स को लिया आपने, न्यू पॉलिटिक्स कहाँ से स्टार्ट होती है और पिछले 20 वर्षों में वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है उसका रूप किस तरीके से बदल रहा है, कैसे चाइना विश्व शक्ति बना और फिर किस तरह से अभी वो नई समस्याओं का सामना कर रहा है, इकोनॉमिकली वो कितना स्ट्रांग हुआ, अभी किन किन क्राइसिस कि अमेरिका किन किन क्राइसिस को फेस कर रहा है, और साथ में एक बहुत अच्छी जो आपने लास्ट में हमारे लिए उम्मीद की बात कही कि भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभर सकता है। सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं डॉक्टर पुष्पा जोशी आपको आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं अपने अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर पुष्पेंद्र मिश्र का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ, जो वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर देवनागरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुलावटी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। आप प्रारंभ से ही बड़े प्रतिभाशाली व लगनशील विद्यार्थी रहे हैं। आपने एमए की परीक्षा में स्वर्ण पदक रोहितखंड विश्वविद्यालय से प्राप्त किया है। आपने अपनी पीएचडी उज्जैन विश्वविद्यालय से की है तथा यूजीसी की परीक्षा नेट विद जेआरएफ आपने उत्तीर्ण की है। सर, आप पिछले 15 वर्षों से अध्यापन कार्य कर रहे हैं। आपके द्वारा लिखी पुस्तक भारत पाक संबंध एक पुनर्वेक्षण विख्यात पुस्तक है। आपके अभी तक 13 राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर शोध पत्र अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आप अभी तक 11 सेमिनारों में प्रतिभागी रह चुके हैं। आप अनेक सेमिनार पर भी तक और निर्भर से प्रतिभा के धनी डॉक्टर पुष्पेंद्र मिश्र जी को अपने व्याख्यान के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सर, आपका पुनः अभिनंदन। थैंक यू। धन्यवाद मैडम। विवेक ग्रुप ऑफ कॉलेज के माननीय निदेशक श्री अमित गोयल जी, विवेक कॉलेज ऑफ लॉ के माननीय प्राचार्य श्री राजू चौधरी जी, इस सुंदर कार्यक्रम की संयोजिका
आदरणीय डॉक्टर पुष्पा जोशी जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर दिनेश शर्मा सर, हमारे दूसरे वक्ता आदरणीय डॉक्टर ब्रिजेश जोशी सर, इस बड़े ही सुंदर कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए आप सभी लोगों का हार्दिक साधुवाद। हमारे मुख्य वक्ता महोदय ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा ही समग्र और बड़ा ही वस्तुनिष्ठ विश्लेषण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आपने सैद्धांतिक शब्दावलियों को बड़े ही सरल तरीके से प्रस्तुत किया और इतना सारगर्भित व्याख्यान सुनने के बाद इस टॉपिक पर कहने के लिए बहुत कुछ शेष नहीं रह जाएगा सर, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जो उत्तरदायित्व तो मुझे दिया गया है उसको मैं पूरा करूं। मैं अपना यहाँ से पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। मेरा जो टॉपिक है वह है उत्तर लॉकडाउन, विश्व की उभरती चिंताएं। जैसा कि हम सभी लोग पिछले लगभग 3 माह से देख रहे हैं, कोरोना कोविड-19 संकट के चलते पूरा का पूरा विश्व लॉकडाउन की स्थिति में है। लेकिन यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, अनेक राज्यों में अब परिस्थितियां धीरे धीरे नियंत्रण में आनी शुरू हो गई हैं। अनेक राज्य अपने यहाँ से लॉकडाउन को हटा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि धीरे धीरे वहां पर जनजीवन सामान्य होता जाएगा। भारतीय संदर्भ में भी देखें तो हम लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नियंत्रण के साथ साथ लॉकडाउन को हटाया जाए ताकि अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर आए, जनजीवन सामान्य हो और पुराने दिन फिर से वापस आ जाए। क्या मैं कंटिन्यू करूं? क्या मैं कंटिन्यू करूं? क्या हुआ? हाँ सर, कंटिन्यू कीजिए आप। जी। तो प्रश्न यहाँ पर एक ये है और बड़ा गंभीर प्रश्न है कि क्या जो पुराने दिन थे कोविड-19 संकट से पहले के, क्या वो सरलता के साथ में लौटने वाले हैं? और यदि इसका एक सार्वगर्भित विश्लेषण किया जाए तो हमको ये पता लगता है कि पुराने दिन इतनी आसानी से लौटने वाले नहीं है। इस चीज में एक बहुत बड़ा संदेह है। वास्तव में कोरोना संकट एक वायरस द्वारा पैदा की गई महामारी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा वैश्विक संकट है जिसने मानवीय जीवन और व्यवस्थागत जीवन के सभी पक्षों को गहराई से प्रभावित किया है। मेरा ये जो प्रेजेंटेशन है इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से दुनिया के और व्यवस्था के अलग अलग पक्षों को कोविड-19 और लॉकडाउन ने प्रभावित किया है, और दूसरे इसके चरण में मैं आपको ये बताऊंगा कि कोरोना संकट के बाद की जो विश्व व्यवस्था बनने वाली है उसके बारे में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा। पहला जो प्रभाव है यदि उसको देखा जाए तो पहला प्रभाव है मनुष्य का स्वास्थ्य और लोगों की जान। इसके साथ साथ में विश्व की अर्थव्यवस्था और सशक्तिकरण के घटक जिनके बारे में विगत 30 वर्षों से ग्लोबलाइजेशन के दौर के बाद से हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, उन सभी घटकों को कोविड-19 और लॉकडाउन ने बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चीन के वुहान प्रांत से शुरू हुआ, यूरोप में गया, अमेरिका में गया और करते करते इस तरीके से विकासशील देशों में भी कोविड-19 का प्रकोप शुरू हो गया है। और जो अफ्रीका महाद्वीप है वो इस कोविड-19 का नया शिकार है। जब हम कोविड-19 या कोरोना वायरस की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है कि ये लोगों के स्वास्थ्य को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है। स्वास्थ्य के संदर्भ में ये लोगों की रोग प्रतिरोधक प्रणाली पर हमला करता है। रोग प्रतिरोधक प्रणाली पर हमला करने के साथ साथ कोविड-19 लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को भी क्षति पहुंचाता है। अनेक मनोचिकित्सक विश्व लेवल पर इस तथ्य की पुष्टि कर रहे हैं कि हाल के दिनों में मानसिक रूप से अस्वस्थ, नकारात्मक विचार और तनाव जैसी अनेक मानसिक बीमारियों में वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ जो दूसरा एक बड़ा प्रभाव इसका पड़ा है वो है रोजगार के क्षेत्र में। रोजगार का चाहे संगठित क्षेत्र हो और चाहे असंगठित क्षेत्र हो, दोनों ही क्षेत्र इस लॉकडाउन से कोविड-19 के इस संकट से बहुत ज्यादा प्रभावित है। यदि अभी हाल ही में आप अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट को देखें तो उन्होंने जो एनालिसिस किया है उसके हिसाब से ग्लोबल लेवल पर 1 अरब 20 करोड़ लोग
कहीं ना कहीं अपनी नौकरियों को खोने के कगार पर हैं या वो लोग खो रहे हैं। इसी प्रकार से भारतीय संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि लगभग 35 से 40 करोड़ लोगों का रोजगार इस संकट के कारण प्रभावित होगा। इस लॉकडाउन ने मांग और पूर्ति के कॉन्सेप्ट पर आधारित बाजार व्यवस्था को तहस नहस किया है। इसके साथ साथ इसने नई मांगों के सृजन पर रोक लगाई है, और चूंकि इसने नई मांगों के सृजन पर रोक लगाई है, इसलिए बाजार में नकदी का प्रवाह बंद है, बाजार बंद है, बाजारों से ग्राहक गायब है, और इसी के साथ साथ के जो व्यवसायी हैं वो पूरी तरीके से फंसते हैं। एम्प्लॉयमेंट के साथ, जिसके बारे में मैं भी चर्चा कर रहा था, ग्लोबल इकोनॉमी, वैश्विक स्तर पर इस लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में भारी मंदी के संकेत हैं। बेरोजगारी की भी मैंने चर्चा की। इसी के साथ साथ वैश्विक स्तर पर निर्धनता के प्रसार होने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। विगत 30 वर्षों में भारत जैसे विकासशील देशों ने विकास के अलग अलग पैमानों पर अनेक उपलब्धियां प्राप्त की। हम लोग बड़े गर्व से अभी तक ये बताते रहे हैं कि हमारे यहाँ पर इतने लोगों को हम गरीबी रेखा से ऊपर लेकर के आए हैं। ये कहा जा रहा है कि ये जो लॉकडाउन है या जो कोविड-19 का संकट है, ये वैश्विक स्तर पर निर्धनता के प्रसार को बढ़ावा देगा। पिछला समय में जो भी उपलब्धियां हमने अर्जित की हैं, वो सभी उपलब्धियां नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगी। इसके साथ उद्योग धंधे की बात करें, वैश्विक लॉकडाउन है, सभी उद्योग धंधे या तो आंशिक रूप से या पूरी तरीके से बंद है। उद्योग धंधे बंद होने का जो असर है वो श्रमिकों के रोजगार पर पड़ेगा। श्रमिकों का रोजगार प्रभावित हो रहा है, और श्रमिकों का रोजगार प्रभावित होने के साथ साथ बाजारों में भी माल का एक बड़ा ही अभूतपूर्व संकट उत्पन्न हो रहा है। भारत जैसे विकासशील देशों के बारे में एक मैं चीज बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो उद्योग हैं उनके बीच का रिलेशनशिप बड़ा अजीब है। हमारे यहाँ के लघु और मझोले उद्योग आमतौर पर बड़े उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, और उस कच्चे माल के द्वारा जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जो बड़ी इकाइयां हैं, वो तैयार माल को तैयार करती हैं। तो ये जो लघु और मझोले उद्योग हैं, ये भी पिछले 2 महीने से बंद हैं। इनके बंद होने के कारण उद्योगों पर और उनकी कार्य प्रणाली पर बड़ा ही विपरीत असर पड़ा है। हम लोग अभी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उसके बाद से ही लगातार टीवी पर देख रहे हैं प्रवासी श्रमिकों को प्रवास करते हुए। विपरीत प्रवासन की प्रक्रिया शुरू हो गई है भारत जैसे देशों में। तो विकासशील देशों को अब तक माना जाता था कि ये सस्ते श्रम का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन ये जो विपरीत प्रवासन की प्रक्रिया शुरू हुई है वो औद्योगिक क्षेत्रों में सस्ते श्रम की उपलब्धता पर भी बड़ा गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आने वाले समय में ये देखना होगा कि भारत जैसे देश इस श्रम की उपलब्धता के अभाव में किस तरीके से अपने आप को सर्वाइव करेंगे। इसके साथ साथ एक बड़ा एक अप्रत्यक्ष प्रभाव है, इसके बारे में मैं जरूर आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा। भारत की आजादी के बाद से और वैश्विक स्तर पर भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सिविल सोसाइटीज में नागरिक समूहों ने राज्य के साथ, सरकारों के साथ में लगातार संघर्ष किया, और उस संघर्ष के द्वारा उनको अनेक प्रकार की सहूलियतें, सुविधाएं और अधिकार प्राप्त हुए। वर्तमान समय में कोविड-19 का जो एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है वो सरकारी कार्यों की पारदर्शिता पर पड़ा है। चूंकि कोविड-19 से लड़ने का उत्तरदायित्व फ्रंट पर नौकरशाही ने संभाला हुआ है, और वो नौकरशाही चाहते ना चाहते एकाधिकारवादी शक्तियों को अपने हाथों में ले रही है, और इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है नागरिक स्वतंत्रताओं पर और नागरिक सुविधाओं पर। हम सभी लोग वैश्विक स्तर पर कोरोना से लड़ने के नाम पर अपने अपने घरों में बंद हैं, और राज्य कोरोना से लड़ने के लिए अपनी शक्तियों में धीरे धीरे अभिवृद्धि कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राज्य द्वारा अपनी शक्तियों में की जाने वाली इस अभिवृद्धि को स्वीकार रहे हैं। ये प्रभाव की बात हुई। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि उत्तर लॉकडाउन विश्व किस तरीके का होगा, किस तरीके की कल्पना की जा सकती है। तो सबसे पहली चीज, जिस चीज को अभी माननीय दिनेश शर्मा सर भी बता रहे थे, कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का एक पुनर्गठन होने की आशंका है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से लोकतांत्रिक बनाम साम्यवादी समूहों के बीच में हाल फिलहाल में द्वंद्व हो रहा है, जिसकी यदि माननीय शर्मा से चर्चा कर रहे थे, उस द्वंद्व को देखते हुए ये लग रहा है कि उत्तर लॉकडाउन विश्व में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का पुनर्गठन आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो विश्व है
वो लोकतंत्र, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही, इन सभी चीजों के पक्ष में अधिक से अधिक संगठित होगा और हो रहा है। और जब ये सभी बिंदु आपस में मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से ये सभी बिंदु मिल करके अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का नए तरीके से सृजन करेंगे, नए तरीके से इसका पुनर्गठन करेंगे। श्रम बाजार के बारे में भी चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन है कि क्या आने वाला जो विश्व है, उत्तर लॉकडाउन विश्व जो है, वो शोषण और विभाजन से मुक्त होगा? इसका जवाब है नहीं, मुक्त नहीं होगा। एक श्रमिक के नजरिए से यदि हम देखें तो उत्तर लॉकडाउन विश्व हमको अधिक भेदभावपूर्ण, योग्यता की उत्तरजीविता का सिद्धांत को अपना प्रेरक मानने वाला शोषणकारी स्वरूप का होगा। और इसके पीछे एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि लॉकडाउन ने वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी की समस्या को बढ़ाया है और लॉकडाउन के बाद में व्यापक मात्रा में हमारे पास में सस्ता श्रम हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध है। इस सस्ते श्रम को नियोजित करना राज्य के सामने चुनौती होगी और चूंकि ये महसूस हो रहा है कि लगभग सभी लोगों को नियोजित नहीं किया जा पाएगा, इसलिए बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी। फलस्वरूप जो बाजार है वो बाजार इन मजदूरों के, इन श्रमिकों के भेदभाव और शोषण पर आधारित है। इंडस्ट्री के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? इंडस्ट्री किस तरीके की होगी? पहली चीज है कि उत्तर लॉकडाउन विश्व में जो इंडस्ट्रीज है वो बेहिसाब उत्पादन नहीं कर पाएंगे। उत्पादन करने के लिए उनको समय और समाज की बदलती प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना पड़ेगा और समाज की जरूरतों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ उत्पादन के साथ साथ में उनको माल को खपाने के लिए भी कार्य करना पड़ेगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर कि कोविड-19 और विश्वव्यापी लॉकडाउन ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों की समस्याओं और सीमाओं को हमारे सामने स्पष्ट कर दिया है। अब जैसा कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पिछले संबोधन में भी कहा कि आगे बढ़ने का और विकास करने का सिर्फ एक ही मंत्र होगा और वो मंत्र है आत्मनिर्भरता। जो देश प्रोडक्शन के मामले में, उत्पादन के मामले में जितना अधिक आत्मनिर्भर होगा, साथ ही साथ अपने यहाँ पर उत्पादित वस्तुओं को खपाने के लिए जिस देश का बाजार जितना अधिक पर्याप्त होगा, उत्तर लॉकडाउन विश्व में वही देश विश्व का नेतृत्व करेगा और वही देश आगे सर्वाइव कर पाएगा। उत्तर लॉकडाउन विश्व की एक और जो नकारात्मक कल्पना की जा रही है कि आय की असमानता बढ़ेगी। आय की असमानता बढ़ेगी और इसलिए विश्व की जनता को कड़े और कठोर संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ में उद्योगों में मशीनीकरण का अधिक से अधिक प्रयोग होने की आशंका है। जापान और कोरिया जैसे कई देशों ने कुछ रोबोट बनाए हैं जो रोबोट मनुष्य को, मानव को स्थापित करके मनुष्य का स्थान ग्रहण करेंगे और कंपनियों में उत्पादन का कार्य करेंगे। तो उद्योगों में मशीनीकरण का प्रयोग होगा। तो इन सारी की सारी चीजों का जो एक परिणाम है वो परिणाम होगा निर्धनता के क्षेत्र के विस्तार में, अनियमित मजदूरी में, सरकारों और शासनों में एकाधिकारवाद की बढ़ती भावना में और वर्चस्ववाद की भावना में। इसके साथ साथ लोक कल्याणकारी राज्य पर भी आज के समय में इस लॉकडाउन की व्यवस्था ने कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आने वाला जो समय है वो अनेक समस्याएं उसमें होंगी, लेकिन कोरोना या कोविड-19 किसी एक देश की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है, पूरे विश्व की साझी समस्या है और दुनिया को इससे निपटने के लिए जो समाधान तलाशने होंगे वो भी साझे रूप में ही तलाशने होंगे। यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यदि इतनी नकारात्मक तस्वीर है तो क्या भारत के संदर्भ में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्या भारत के लिए कुछ सकारात्मक बिंदु भी हैं? तो इसका जवाब है हाँ। अगली स्लाइड में मैं आपके सामने इसी चीज को प्रस्तुत करूंगा कि भारत के लिए क्या सुअवसर है। हमें इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी देश, सभ्यता और संस्कृति की प्रासंगिकता का निर्धारण सामान्य काल में नहीं होता है, बल्कि संस्कृति की प्रासंगिकता का निर्धारण हमेशा संकट काल में ही होता है। कौन सा देश, कौन सी संस्कृति कितनी प्रासंगिक है, ये इस चीज पर निर्भर करेगा कि वो संकट का सामना करने में कितना अधिक सक्षम है। इस लॉकडाउन ने हमें नए सुअवसर उपलब्ध कराए हैं, नए सुअवसर हमको प्राप्त हुए हैं। और यदि आप देखें तो भारत जिस तरीके से कोविड-19 आपदा का सामना कर रहा है, उस तरीके को वैश्विक लेवल पर, विश्व स्तर पर सराहा जा रहा है और उसको स्वीकार किया जा रहा है। आज के समय में भारतीय संस्कृति के अलग अलग पक्ष
जैसे काढ़ा है, जिसमें हमारी नमस्ते की प्रणाली है, हमारी जीवन प्रणाली है, हमारी स्वच्छता है, हमारा योग, प्राणायाम, हल्दी, नीम, आयुर्वेद, इन तमाम चीजों को विश्व द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। तो विश्व द्वारा स्वीकारे जाने की ये जो प्रवृत्ति है, ये भारत की स्वीकार्यता को बढ़ाता है। तो इसलिए हमको ये कोशिश जरूर करनी चाहिए कि उत्तर लॉकडाउन दौर जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हम विश्व व्यापार संगठन की पेटेंट प्रणाली के ऊपर भी थोड़ा सा दबाव डालें और अपनी चीजों का पेटेंट कराने की कोशिश करें। इसके साथ साथ लॉकडाउन का एक दूसरा जो बड़ा सकारात्मक प्रभाव है कि देश काल सीमा के बावजूद ये लोगों को निकट लाने में बड़ा सहायक रहा है। चाहे जूम क्लाउड हो, चाहे गूगल मीट ऐप हो, चाहे गूगल क्लास हो। हम कल्पना नहीं कर सकते थे इस दौर से पहले कि मैं हापुड़ में बैठा हूँ, आदरणीय शर्मा सर उत्तराखंड में है, ब्रजेश सर उत्तराखंड में है, पुष्पा मैम बिजनौर में है, राजू चौधरी सर बिजनौर में है, और हम सारे के सारे लोग मिलकर के एक साथ में एक लेक्चर कर रहे हो, ऐसा हम कल्पना नहीं कर सकते थे। लॉकडाउन हम लोगों को निकट लाया है, देश काल और सीमाओं को तोड़ते हुए। इसके साथ साथ लॉकडाउन समाज के दोहरे व्यवहार और मापदंडों को भी प्रकाश में लाया है। आज से पहले इन जो प्रवासी श्रमिक प्रवास कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं अपने अपने स्थानों से, आज तक सार्वजनिक विमर्श में हम लोग कभी इनका नाम नहीं लेते थे, लेकिन ये लॉकडाउन है जो श्रमिक विमर्श को जिसने शुरू कर दिया है, और अब हमारे दिन प्रतिदिन के विमर्श में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके साथ साथ भारत के पास में वो कौन सी चीजें हैं जिससे हम इस संकट में प्राप्त अवसरों से लाभ उठा सकते हैं, तो वो चीज है हमारा ग्राम स्वराज। यहाँ पर गांधी जी का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। गांधी जी हमेशा से ये चाहते थे कि भारत में ग्राम को विकास का यूनिट बनाया जाए, ग्रामों का विकास इस तरीके से हो कि वो आत्मनिर्भर हो, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, और इस प्रकार से देश। तो ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट, स्वदेशी का कॉन्सेप्ट जिसकी बात मोदी जी भी कर रहे थे कुछ समय पहले, आत्मनिर्भरता का कॉन्सेप्ट जिसकी चर्चा हम लोगों ने भी पहले भी की है, और एक भारतीय शैली जो भारतीय जीवन शैली है कि हम सीमित संसाधनों में भी उत्कृष्ट तरीके से जीवन यापन करना हमने सीखा है। तो यदि इन सारे उपायों को अपनाया जाए तो इस कोविड-19 लॉकडाउन के संकट में प्राप्त अवसरों का हम लोग लाभ उठा सकते हैं, और निश्चित रूप से विश्व गुरु बनने की जो कल्पना है भारतीय जनमानस की, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं अपनी इस व्याख्यान को यहाँ पर विराम देता हूँ, सिर्फ एक अपील के साथ कि कृपया सभी लोग इस लॉकडाउन में अपने अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी निर्देशों का पालन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद डॉक्टर पुष्पेंद्र जी। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद डॉक्टर पुष्पेंद्र जी। आपने हमें लॉकडाउन के जो बाद की परिस्थिति है उसके बारे में अवगत कराया। आपने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन का क्या प्रभाव पड़ा, रोजगार को क्या प्रभाव पड़ा, और आपने बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी बताई कि लॉकडाउन का एक सकारात्मक पक्ष भी उभर कर आया। उससे हमारे गाँवों की अहमियत पता चली, जो हमारा मजदूर वर्ग है उसकी अहमियत पता चली, वो हमारे बातचीत का हिस्सा हो गए, और जो हमारी संस्कृति में बहुत सारी चीजें थी जैसे योग था या हमारी हल्दी या और चीजें जो पेटेंट थे, उनकी उपयोगिता वैश्विक स्तर पर बढ़ी। तो ये एक पॉजिटिव बात है कि हमारी संस्कृति उसमें उभर कर आई दुनिया के सामने। आपका जो विषय था वो पूरी तरह आपने समझाया हम लोगों को, इसलिए आप धन्यवाद के पास हैं। कुछ प्रश्न ले लें? बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्रश्न ले ले। ये एक प्रश्न है चित्रा सेन का, पुष्पेंद्र जी से है ये प्रश्न कि देश में लगातार कोविड-19 के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो क्या ये सही समय अर्थव्यवस्था को खोलने का है या कुछ और समय के लिए अर्थव्यवस्था को बंद करके पूर्ण लॉकडाउन किया जाए? पर आपके सर क्या विचार है? जी, इस बारे में सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस समय में लॉकडाउन शुरू हुआ और जिस समय में हम लोगों ने कोरोना के साथ में अपनी फाइटिंग को शुरू किया, तो हमको ऐसा लगता था कि शायद 21 दिनों में हम कोरोना के चक्र को तोड़ सकेंगे, हम कोरोना कैरियर्स की पहचान कर सकेंगे, और कोरोना कैरियर्स की पहचान करके उनका समुचित इलाज करके हम कोरोना से अपने देश का बचाव कर सकेंगे।
लेकिन उसके बाद की जो घटनाएं हुई, जो हम सबने देखा कि किस तरीके से प्रवासी मजदूर माइग्रेट किए, किस तरीके से अनेक समूहों ने देश भर में इधर उधर हुए, किस तरीके से कोरोना देश भर में फैला, वो हम सबने देखा है। वर्तमान समय में जो बात कही जा रही है वो ये है कि हाल फिलहाल में कोरोना हमको छोड़ करके जाने वाला नहीं है, और यदि आप गंभीरता पूर्वक विचार भी करें तो भी आपको ये पता चलेगा कि चाइना जैसा देश, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि उसने कोरोना को कंट्रोल कर लिया है, वहां पर भी कोरोना की सेकेंड वेव की शुरुआत हो रही है, दूसरी लहर वहां पर महामारी की आ रही है। तो ऐसे समय में हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि आखिरकार कब तक हम अपनी इकोनॉमी को, अपनी अर्थव्यवस्था को बंद करके रख सकते हैं। क्यों ना ज्यादा बेहतर हो कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को खोलें, इकोनॉमी को खोलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना से बचाव के जो भी मंत्र सरकार हमको बता रही है उन सब का निश्चित रूप से पालन करें, लोगों से दूरी बनाएं, और उसके साथ साथ में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करें। क्योंकि जितनी डेथ हिंदुस्तान में हो रही है ये उस डेथ से कम है जो प्रतिदिन हमारे यहाँ पर सड़क दुर्घटनाओं में हुआ करती थी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब हम लोगों को अर्थव्यवस्था के द्वार खोलने चाहिए, आवश्यक भी है। 2 महीना लगभग हो चुका है, और जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जो रेहड़ी लगाने वाला है, जो फल बेचने वाला है, जो सब्जी बेचने वाला है, जो खोमचे लगाने वाला है, जो मोची है, उन लोगों के जीवन पर लॉकडाउन का बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, और उन लोगों के सर्वाइव करने के लिए भी आवश्यक है कि इस लॉकडाउन को अब खोला जाए क्रमशः। धन्यवाद। तो इस तरीके से आज हमारी ये वेबिनार में हमारे जो तीनों रिसोर्स पर्सन थे, अगर मैं उनको कंक्लूड करूं तो हमारे डॉक्टर ब्रिजेश जोशी जी ने हमें बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य और आर्थिक थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, थोड़ा 2 मिनट वेट करेंगे। जोशी मैम आप कंटिन्यू करिए। हेलो जोशी मैम, अपना माइक ऑन म्यूट कर लीजिए। जोशी मैम। जी सर। मैम वोट ऑफ थैंक्स के लिए आपको मैं आग्रह करता हूँ कि मैम आप वोट ऑफ थैंक्स के लिए। अच्छा, हाँ, एक बार फिर से मैं अपने सारे जितने अतिथि गणों का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारे इतने छोटे शॉर्ट नोटिस पे हमें इतने अच्छे ज्ञान की बातें बताई, और जो वर्तमान में जिस पे सबसे बड़ी विश्व की एक समय कोरोना 19, और उस पर विश्व में क्या हो रहा है, उसकी रणनीति कैसी है, इस विषय पर सभी लोगों ने अपने इतने अच्छे विचार दिए। जो सर थे उन्होंने हमें इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बताया, जो इंडिया की जो लोकल पॉलिटिक्स है, या जो सेंट्रल लेवल पे स्टेट या मोदी गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसके बारे में बताया, जो कि बहुत ही अच्छा था। क्योंकि किसी भी राज्य को चलाने के लिए आपको पता है कि उस राज्य की राजनीति का बहुत बड़ा एक रोल होता है, उस रोल के बारे में बताया, मोदी जी के बारे में बताया, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया, साथ में ये बताया कि सेंट्रल स्टेट के बीच में इस टाइप के इस समय किस तरीके के रिलेशंस है, और उन रिलेशंस वो रिलेशंस किस तरीके से काम कर रहे हैं, और किस तरीके इस महामारी से लड़ने के लिए एक दूसरे को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। साथ में जो हमारे दिनेश शर्मा सर थे, उनका जो व्याख्यान था वो तो बहुत ही बढ़िया था। उन्होंने पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बताया कि कहाँ से वर्ल्ड पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है, वो पीरियड बताया उन्होंने 1945 का। उन्होंने कोल्ड वॉर की बात बताई कि कहाँ पर किस तरह से वैचारिक मतभेद होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स की बात बताई कि किस तरह से न्यूक्लियर वेपन्स आने से वर्ल्ड में किस तरीके से कौन वर्ल्ड पावर बना, कौन से देश वर्ल्ड पावर बन गए, क्यों बन गए,
उसके बारे में बताया। फिर जब उन्होंने 20 वर्षों की पिछले 20 वर्षों से जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स चल रही है उसमें उन्होंने बताया किस तरीके से अमेरिका ने पूरे विश्व में अपना राज्य स्थापित कर लिया है, इकोनॉमिकली वो कितना स्ट्रांग है। तो वो हाँ कहीं ना कहीं उसे चाइना ने उसको टक्कर देने की कोशिश करी, और जब चाइना ने उसे टक्कर देने की कोशिश की तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था डॉलर पॉलिटिक्स को, जिसको डॉलर की राजनीति कहते हैं, उसके बारे में बताया उन्होंने बताया कि किस तरह वर्ल्ड पॉलिटिक्स में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है। उन्होंने वर्ल्ड बैंक के बारे में बताया, साथ में उन्होंने बताया कि चाइना का वर्ल्ड पावर बन रहा है तो उसके साथ कितनी प्रॉब्लम्स है। चाइना भी अपने आंतरिक रूप से भी कहीं ना कहीं कुछ मतभेद उभर रहे हैं। तिब्बत की प्रॉब्लम के बारे में बताया उन्होंने, हांगकांग के प्रॉब्लम के बारे में बताया, साथ में चाइना की वो पॉलिसी वन चाइना वन नेशन की पॉलिसी को बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया था। साथ में उन्होंने जो सबसे अच्छी उम्मीद की बात भारतीयों के लिए जो उन्होंने लास्ट में कही कि अमेरिका कहीं ना कहीं अपनी विश्वसनीयता को खोता जा रहा है इस लॉकडाउन में या इस कोरोना महामारी में, और चाइना किस तरीके से उन्होंने बोला है कि वो भी अपनी जो उस पे लोगों की विश्वसनीयता थी वो भी कहीं ना कहीं खतरे में। चाइना के आगे भी विश्व परिदृश्य में कहीं ना कहीं बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, जिन समस्याओं को उसे पूरा करना है। वो अपनी छवि कहीं ना कहीं धूमिल तो नहीं कर रहा है, इस पे बताया उन्होंने। और हमारे लिए सबसे बड़े गर्व की बात उन्होंने कहा कि भारत है जो कि विश्व गुरु या विश्व की एक शक्ति के रूप में उभर सकता है, उसके पास बहुत अच्छा अवसर है। तो इसके बारे में उन्होंने बताया तो बहुत बढ़िया था। पुष्पेंद्र सर ने बहुत अच्छा बताया। पुष्पेंद्र सर ने ये बताया कि किस तरीके से कि जब कोरोना चला जाएगा तो उसके बाद हमारे देश की राजनीति किस करवट बैठे, किस तरीके से हम अपनी राजनीति को चलाएं, किस तरीके से हमें आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है, किस आइडियोलॉजी को हमें फॉलो करना है। उन्होंने गांधी जी की बात कही कि हमें कुटीर और लघु उद्योगों पे काम करना पड़ेगा, स्वराज की बात करनी पड़ेगी, स्वदेशी की बात करनी पड़ेगी। और फिर लोग जो और उन्होंने जो एक प्रश्न भी उनके पास आया था कि क्या कोरोना लॉकडाउन जो लॉकडाउन है वो हटा दिया जाए, तो उससे बहुत अच्छा प्रश्न दिया। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सर। जी सर। मैं अंत में एक बार सभी अपने वक्ताओं का, अपने श्रोताओं का हार्दिक धन्यवाद अपनी तरफ से, अपने महाविद्यालय की तरफ से, अपने चेयरमैन श्री अमित गोयल जी, सेक्रेटरी श्री दीपक मित्तल जी और कोषाध्यक्ष श्री धर्मेंद्र अग्रवाल जी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने धैर्यपूर्वक इस वेबिनार को सुना और हमारे वक्ताओं ने अपने कीमती समय से निकालकर अपना समय हमको दिया। हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी जब जरूरत होगी आप सर अपना आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखेंगे। और मैं सर स्पेशली डॉक्टर दिनेश सर को एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। सर पूरी दुनिया चाइना को दोषी ठहरा रही है, ये अभी साबित तो नहीं है कि एक डिमांड उठ रही है WHO से कि भी ये चेक किया जाए कि अगर चाइना की कोई लापरवाही या कोई सुनिश्चित योजना नहीं है। तो मैं चाइना के लिए एक शेर सर कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसे मनासिब भी है तारीख की नजरों में, कुछ ऐसे मनासिब भी है तारीख की नजरों में कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। तो अगर चाइना इसके लिए जिम्मेदार है तो सर ये सजा पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी है। और इसी के साथ मैं आज की वेबिनार जो पूरी होने की घोषणा करता हूँ। हम फिर जल्द मिलेंगे सर। थैंक यू।